हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रियम्बल के बारे में, जिसको हिंदी में संविधान की प्रस्तावना के रूप में हम जानते हैं। वैसे तो ये एक देखने में एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि प्रियम्बल के साथ जुड़ा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे ये प्रियम्बल के साथ जुड़ा हुआ है, और इन सब से कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, आज के इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब मैं प्रियम्बल की बात करता हूं, तो प्रियम्बल जो है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। समझने की कोशिश कीजिए कि कौन हमारा जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट एक तरह से कंसीडर किया जाता है। अब ये ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो हमारे पास गाइडिंग पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट and indicates the source from which the document receives the power, बेसिकली कि पावर कहां से हमारे संविधान को मिलती है। तो प्रियम्बल ये सब हमारे पास बताने की कोशिश करता है। अब प्रियम्बल को अडॉप्ट कब किया गया था, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी ऑब्जर्व करते हैं। तो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। जबकि मैं अगर बात करूं, प्रियम्बल हमारे पास फोर्स में कब आया, केम इनटू इफेक्ट में कब आया, 26 जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, लेकिन साथ ही आपने ये भी याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे पास होता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, और इसी दिन प्रियम्बल को अडॉप्ट भी किया गया था। अब प्रियम्बल कितना इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल को आप कैसे समझेंगे, तो उसको समझने के लिए यहां पर कुछ जाने माने हमारे पास लोगों की स्टेटमेंट्स हैं। बेसिकली ये हमारे पास फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में इनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा है। तो जैसे कि एन ए पालकीवाला क्या बोलते हैं, ये जो एक जाने माने हमारे पास वकील रहे हैं, तो एन ए पालकीवाला बोलते हैं कि इट्स जस्ट लाइक द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान के आइडेंटिटी कार्ड की तरह है। तो कहने का मतलब क्या है, जरा समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे आइडेंटिटी कार्ड होता है, अब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, आपने उसका आइडेंटिटी कार्ड देखा, मान लीजिए वो व्यक्ति जो है किसी आईटी कंपनी में काम करता है, तो उस पर उसकी डेजिग्नेशन लिखी हुई है सीनियर इंजीनियर। तो आपको ये पता चल गया कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, इसने इंजीनियरिंग की हुई है और प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में काम कर रहा है, और इसका डेली का वर्क किस प्रकार का होगा आपको उसके बारे में आइडिया लग गया। उसका आपने एड्रेस देखा, उसकी आपने जॉब साइट देखी कि मान लीजिए वो दिल्ली में काम करता है, तो आपको ये भी पता चल गया कि वो दिल्ली में रहकर काम कर रहा है, और वो कहाँ से, उसका एड्रेस देखकर आपको ये पता चल गया कि वो भारत के किस राज्य से बिलोंग करता है। अब आइडेंटिटी कार्ड पढ़ने से आपको उस व्यक्ति के बारे में संपूर्ण विवरण तो नहीं मिला, लेकिन काफी कुछ आपको उसके बारे में पता चल गया। तो इस तरह से आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में प्रियम्बल पढ़ने से काफी कुछ जो आइडिया है वो मिल जाता है। हालांकि सब कुछ पता करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन काफी आइडिया आपको मिल जाता है। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है कि किस व्यक्ति ने कहा था कि प्रियम्बल इज जस्ट लाइक द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कहा था एन ए फाल्कीवाला ने। अब यहां पर ए के अय्यर जी क्या बोलते हैं कि प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग। ओके, तो ये ए के अय्यर जी की स्टेटमेंट है। और डॉक्टर के एम मुंशी जी क्या बोलते हैं कि इट्स जस्ट लाइक होरोस्कोप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़कर आपको ये पता चल गया होगा कि प्रियम्बल की अपने आप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंपॉर्टेंस है और वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। प्रियम्बल कुछ इस तरह से दिखाई देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आपको प्रियम्बल ही देखने को मिलेगा, और ये कुछ इस प्रकार से इसको डेकोरेट किया गया है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारे पास पेज है उसकी कॉपी मैंने यहां पर आपके स्क्रीन पर शेयर की है। अब यहां पर आपको मे बी मुझे लगता है कि पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होगी कि एक्चुअली इसमें क्या लिखा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से इसमें कुछ वर्डिंग्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, अब ये जो आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा प्रियम्बल है, लेकिन जो इसमें ध्यान देने वाले शब्द हैं उनको मैंने बोल्ड और अंडरलाइन कर दिया है। तो यहां पर आप देखिए कि जो प्रियम्बल है या हमारा संविधान है वो शुरू कैसे होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, वर्ल्ड में सबसे पहले प्रियम्बल जो है वो किस कंट्री ने यूज किया था, यूएसए ने यूज किया था। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले प्रियम्बल हमें देखने को मिलता है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल देखने को मिलता है, लेकिन यूएसए का जो प्रियम्बल है वो शुरू होता है इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान का नाम लेकर। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? इससे अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमारे संविधान का जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है वो बेसिकली हमारे देश के लोग हैं। हमारा जो संविधान है उसकी शक्ति का स्रोत क्या है? हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत हमारे देश के आम नागरिक हैं। So we the people of India have solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of status and opportunity, and promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. And in our Constituent Assembly, 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. तो ये हमारा पूरा प्रियम्बल है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जरा उनको समझने की कोशिश हम जरूर करेंगे। देखिए, वैसे तो अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसको सबसे इंपॉर्टेंट शब्द माना गया है कि हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत जो है वो हमारे देश के आम नागरिक हैं। ओके, तो अब यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जरा उनको भी एक बार हम समझने की कोशिश जरूर करेंगे। एक एक करके सारे महत्वपूर्ण शब्दों को हम यहां पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण शब्द प्रियम्बल में एक है वो है सोवरन। सोवरन का मतलब क्या है कि जो भारत देश है और यहाँ के जो लोग हैं वो किसी और अंतरराष्ट्रीय शक्ति के अधीन नहीं है, किसी और अंतरराष्ट्रीय शक्ति के अधीन नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए कि हम भले ही यूनाइटेड नेशन में मेंबर हैं, हम यूएन के मेंबर हैं, लेकिन यूएन के किसी भी डिसीजन को हम अपने यहां लागू करने के लिए मजबूर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी डिसीजन यहां पर लागू करने के लिए हम यहां पर मजबूर नहीं है, भले ही हम यूएन के मेंबर हैं। तो सॉवरन का मतलब क्या है कि किसी भी फॉरेन पावर का हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ओके, हम अपने डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए इंडिपेंडेंट है, और हमारे देश के जो नागरिक हैं वो किसी और देश के नागरिक या किसी और अंतरराष्ट्रीय शक्ति के अधीन नहीं है। सोशलिस्ट, अब देखिए सोशलिस्ट शब्द का जो मतलब है उसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। भारत के संविधान के अंदर जो प्रियम्बल है और उसमें जो सोशलिस्ट शब्द है वो बेसिकली डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ इशारा करता है। अभी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है? देखिए, पहली बात तो जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था जो है वो हमारे पास तीन प्रकार से काम करती है: सोशलिस्ट, इकोनॉमिक, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड। सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ सरकार के कंट्रोल में रहता है, सब कुछ सरकार जो है वो अपने अधीन रखती है, प्राइवेट सेक्टर को ना के बराबर हमारे पास काम करने की जो आज़ादी है वो दी जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो सोशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है वो बेसिकली डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ इशारा करता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि हमारे जो प्रियम्बल है उसमें जो सोशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ इशारा करता है। अब नेक्स्ट है सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। अब यहां पर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझनी पड़ेगी। सेकुलर शब्द पहली बात तो हमारे संविधान में दो बार दिखाई देता है, पहला प्रियम्बल में और दूसरा आर्टिकल 25 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आपको मैं बता दूं कि हमारे संविधान में हमारे पास जो सेकुलर शब्द है वो दो बार दिखाई देता है, एक प्रियम्बल में और दूसरा आर्टिकल नंबर 25 में। ये दो बार देखने को मिलता है। भारत में जो सेकुलर शब्द है उसके क्या मायने हैं? भारतीय प्रियम्बल में जो सेकुलर शब्द है, तो सेकुलरिज्म दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म, एक होता है नेगेटिव सेकुलरिज्म। देखिए, यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए। एक तो ये होता है कि सरकार किसी भी धर्म को नहीं मानती, सरकार का कोई धर्म नहीं है, ये हुआ नेगेटिव सेकुलरिज्म। एक होती है कि सरकार सभी धर्मों को समान रूप से हमारे पास मानती है और सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करती है, ये हुआ पॉजिटिव सेकुलरिज्म। अब फ्रांस अगर आप देखें तो फ्रांस नेगेटिव सेकुलरिज्म को फॉलो करता है।
फ्रांस का कहने का मतलब, नेगेटिव सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि फ्रांस की सरकार किसी भी धर्म को रिकॉग्नाइज नहीं करती, सरकार का कोई धर्म नहीं है या सरकार किसी धर्म को नहीं मानती। जबकि भारत में जो सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। तो ये कहीं ना कहीं आपको याद रखना है कि इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म की तरफ जाता है। हम सभी धर्मों को जो है इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करने की कोशिश जो है वो सरकार द्वारा की जाती है। और सेकुलर शब्द का इस्तेमाल हमारे संविधान में 2 बार किया गया है, एक आर्टिकल 25 में और दूसरा हमारे पास प्रीएम्बल में। नेक्स्ट हमारे पास डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब कि हमारे यहाँ लोगों की चुनी हुई सरकार जो है वो काम करती है। और मैं पहले अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि भारत में किस प्रकार की डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जहां पर हमने इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश की है। फिर रिपब्लिक। अब ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि रिपब्लिक शब्द का मतलब क्या है। हम रिपब्लिक डे बचपन से मनाते आ रहे हैं, छुट्टी भी होती है, लेकिन रिपब्लिक शब्द का मतलब क्या है। रिपब्लिक शब्द का मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट, जो हमारे पास याद रखिएगा, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड पर्सन है। अब इसका क्या मतलब, वो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड पर्सन है, वो चुना गया व्यक्ति है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अब यूके में हमारे पास, आपको पता होगा यूके में हेड ऑफ द स्टेट कौन है, किंग चार्ल्स अभी हेड ऑफ द स्टेट है। क्या उनको लोगों ने चुना है? नहीं, उनको लोगों ने नहीं चुना। ओके, वो हमारे पास क्या है कि फैमिली जो है एक पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। तो यूके जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री तो है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, हम कुछ कंट्रीज का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यूएसए का एग्जांपल, हम ले लेते हैं सऊदी का एग्जांपल, हम इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हम एक जापान का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे क्या ये कंट्री रिपब्लिक है, क्या ये कंट्री में डेमोक्रेसी है। तो क्या यूएसए में डेमोक्रेसी है? तो आंसर है यस। क्या यूएसए रिपब्लिक है? आंसर है यस, क्योंकि यूएसए में प्रेसिडेंट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट, और उनको चुना जाता है। क्या सऊदी में डेमोक्रेसी है? नो, वहां पर राजा होते हैं। और क्या वो रिपब्लिक है? तो आंसर है नो, राजा को चुना थोड़ी गया है, फैमिली है हमारे पास। इंडिया की केस में बात करें तो इंडिया में क्या डेमोक्रेसी है? जी हाँ, बिल्कुल है, लोगों की चुनी सरकार काम करती है। क्या इंडिया रिपब्लिक है? जी हाँ, प्रेसिडेंट है भारत में और प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, उनके इलेक्शन का एक मेथड है। अब जापान की बात करते हैं कि जापान में डेमोक्रेसी है? जी हाँ, जापान में लोगों की चुनी सरकार काम करती है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। क्या जापान रिपब्लिक है? तो आंसर है नो, क्योंकि जापान में एम्परर होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, जापान में राजा होते हैं। जापान के अभी राइट नाउ एम्परर कौन है? नोरितो, नाम याद रखिएगा। जापान के एम्परर राइट नाउ कौन है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं? नोरितो। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यूके के अंदर भी डेमोक्रेसी है लेकिन यूके रिपब्लिक नहीं है। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी। जस्टिस का मतलब न्याय, और ये 3 शब्द बेहद खास है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी। आपको ये याद रखना है कि ये जो 3 शब्द हैं इनके बारे में बहुत बार सवाल पूछा जाता है। और ये 3 शब्द हमारे पास कहां से लिए गए हैं? ये जो 3 शब्द हैं हमारे पास लिए गए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। जी हाँ, याद रखिएगा कि ये 3 शब्द हमारे पास कहां से आए हैं? ये हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन से या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। तो ये कुछ शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपको देखने को मिलते हैं प्रीएम्बल में। ओके, कई बार ये भी सवाल पूछा गया है कि कौन सा शब्द पहले आता है। इनको ऑर्डर में अरेंज करने का सवाल भी कई बार पेपर में पूछा गया है। तो प्रीएम्बल से कई बार सवाल हमें देखने को मिल जाते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट प्रीएम्बल के बारे में। तो प्रीएम्बल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट में से एक क्या था कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पंडित नेहरू जी ने पेश किया था 1946 में, उसके ऊपर बेस्ड है। हमारा जो प्रीएम्बल है दैट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो जस्टिस का आइडिया है, जस्टिस किस प्रकार का होना चाहिए, न्याय, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीनों तरह का न्याय जो है वो देने की बात की गई है हमारे प्रीएम्बल में। और इसको कहां से लिया गया? दैट इज टेकन फ्रॉम द सोवियत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोवियत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे पास जस्टिस का आइडिया जो है वो लिया गया है। जबकि लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी,
लिबर्टी का मतलब आजादी, इक्वालिटी का मतलब समानता, फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा। भाईचारा की भावना होनी चाहिए, आजादी की भावना होनी चाहिए, समानता की भावना होनी चाहिए। ये कहां से लिया गया है? दैट इज टेकन फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। प्रियम्बल सबसे पहले किस देश ने अपने यहां अडॉप्ट किया था? तो प्रियम्बल सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने यहां अडॉप्ट किया था, और आज की डेट में प्रियम्बल हमारे देश के संविधान में भी हमें देखने को मिलता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है, क्या प्रियम्बल संविधान का पार्ट है या नहीं? जी हां, क्या प्रियम्बल संविधान का पार्ट है या नहीं, और क्या इसमें अमेंडमेंट हो सकती है, संशोधन हो सकता है या नहीं? तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे जिनका आंसर मिला था केशवानंदा भारती केस में। अभी केशवानंदा भारती केस भारत के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण केस बताया जाता है। तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर बता देता हूं कि हाईलाइट्स क्या थी इस केस की। केशवानंदा भारती एक मठ चलाते थे। मठ का मतलब आप ये समझ लीजिए आसान शब्दों में आश्रम। ये केरला में एक मठ चलाते थे, एडनीर मठ। ठीक है, नाम याद रखिएगा, एडनीर मठ चलाते थे इनके। अब देखिए, मठ के साथ एक इशू हुआ। मठ के साथ इशू क्या हुआ, मैं आपको वो बता देता हूं। एक्चुअली एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आप अपने रिलीजियस प्लेसेस को मैनेज कर सकते हो। इसकी जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है। अधिकार, जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है कि अपने रिलीजियस प्लेसेस को मैनेज कर सकते हो। अब केरल गवर्नमेंट क्या करती है, इनके मठ के अंदर इंटरफेरेंस शुरू कर देती है, इनके रिलीजियस प्लेस के अंदर। तो ये संविधान का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर करते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है। और इस केस का हमारे पास जब निपटारा होता है तो उस केस में कई इंपॉर्टेंट जजमेंट सामने आती है। मतलब कि इस केस के अंदर जो जजेस बैठते हैं वो कुछ महत्वपूर्ण, जब अपना फाइनल वर्डिक्ट देते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर रोशनी डालते हैं। तो ये 1973 में ये केस आया था जिसमें 13 जजेस की बेंच बैठी थी। अब जजेस की बेंच का मतलब क्या होता है कि जब कोई महत्वपूर्ण केस का निर्णय लेना होता है तो एक जज की बजाय हम ज्यादा जजेस को यहां पर रखते हैं। और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई केस होगा तो मिनिमम 5 जजेस की बेंच होना अनिवार्य है। जी हां, याद रखिएगा, जब भी हमारे पास कोई ऐसा केस होगा जिसमें हमारे पास, आपको याद रखना है, जिसमें हमारे पास बेसिकली संविधान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें मिनिमम 5 जजेस का होना अनिवार्य है। तो इस केस में 13 जजेस की बेंच बैठी थी, जो अब तक भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी बेंच है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच किस केस में हमारे पास बैठी थी। तो ये आपको याद रखना है, ये था हमारे पास केशवानंदा भारती केस, जिसमें हमारे पास 13 जजेस की बेंच बैठी थी। और उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? जस्टिस A K सिकरी। उनके साथ 12 जजेस और मौजूद थे। इन जजेस ने हमारे पास केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कुछ अहम बातें कही डिसीजन लेते हुए। अब ये केस के डिसीजन क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर बात की, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको कोई भी बदल नहीं सकता। पार्लियामेंट जो है वो हमारे पास, जी हां ध्यान से सुनिएगा, पार्लियामेंट जो है वो संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती है, चाहे वो प्रियम्बल हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो। पार्लियामेंट कैन एबल टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल द पार्ट्स, बशर्ते वो बेसिक स्ट्रक्चर की वॉयलेशन ना करे। पहली बात तो क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो आंसर है यस। आपको यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर मिला यस। ये कब कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो ये कहा गया केशवानंदा भारती केस में। तो दो क्वेश्चन हमारे पास यहां पर हो गए। पहला क्वेश्चन, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो आंसर है यस। कब कहा सुप्रीम कोर्ट ने? केशवानंदा भारती केस 1973 में ये कहा। और इसी केस में, केशवानंदा भारती केस में, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज और कही गई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्या है इसको समझते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, जैसे आपका एक घर है, आपके घर में एक किचन है, एक बेडरूम है, एक टॉयलेट है, और भी घर में और भी कई एरियाज हो सकते हैं, स्टोर रूम है। अब आप क्या कर सकते हो? अपने घर की दीवारों को सजा सकते हो, उन पर पेंट कर सकते हो, उन पर टाइल्स लगा सकते हो, उनके ऊपर कोई वॉलपेपर लगा सकते हो। तो ये
क्या है, बदलाव है, अमेंडमेंट है। आप ये सब कर सकते हो, लेकिन आप टॉयलेट को बेडरूम नहीं बना सकते, आप किचन को स्टोर नहीं बना सकते। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से बात की गई कि हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर कैसे, जैसे हमारा संविधान भारत को एक सेकुलर कंट्री बताता है, तो आप उसको कोई हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये एक संविधान में कहा गया है। या आप किसी और रिलीजन को लेकर यहां पर डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज सम्मिलित है। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। दैट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आएंगी, कौन कौन सी नहीं आएंगी, दैट इज ऑल्सो टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये भी कौन डिसाइड करेगा, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। तो बेसिकली मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं, जो चीजें आपको यहां पर याद रखनी है कि हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये कहां कहा गया, केशवानंदा भारती केस में कहा गया, और इसको वोलेट कोई नहीं कर सकता, इसको कोई बदलाव इसमें नहीं हो सकता। तो जब भी कोई अमेंडमेंट होती है संविधान में, जब भी कोई संशोधन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ये चेक करती है क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेशन तो नहीं है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेशन हुआ तो उस अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेशन नहीं है तो वो अमेंडमेंट जारी रहेगी। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको यहां पर याद रखना है। तो आई गेस आप बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो प्रियम्बल के साथ हमारे पास ये सवाल जो है वो जुड़ा हुआ है, केशवानंदा भारती केस जुड़ा हुआ है। तो आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि केशवानंदा भारती केस में कुछ महत्वपूर्ण चीजें कही गई कि प्रियम्बल जो है वो हमारे पास पार्ट है किसका, प्रियम्बल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रियम्बल में क्या अमेंडमेंट हो सकती है, जी हाँ अमेंडमेंट हो सकती है, बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेशन ना हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुई है, तो आंसर है यस। प्रियम्बल में हमारे पास अमेंडमेंट कब हुई, जब हमारे पास, हाँ जी, सेकुलर शब्द ऐड किया गया हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास आपको बता दूं कि सेकुलर के अलावा सोशलिस्ट वर्ड भी हमारे संविधान में ऐड किया गया, और इंटीग्रिटी शब्द भी हमारे संविधान में ऐड किया गया। ओके, तो ये कुछ चीजें थी, आपको याद रखना है। सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जो है वो हमारे प्रियम्बल में, जी हां आपको मैं बता दूं इंपॉर्टेंट चीज जो है कि सेकुलर और जो सोशलिस्ट शब्द है वो हमारे ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था। इसको लेटर स्टेज पर ऐड किया गया है। और कैसे ऐड किया गया, थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू संविधान में बहुत सारे बदलाव किए गए थे। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल मैं और आपको बता दूं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी आपने याद रखना है कि 42nd अमेंडमेंट ऑल्सो नोन टू बी द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको यहां पर दो तीन सवाल मिल गए। पहला सवाल कि प्रियम्बल में कौन सी अमेंडमेंट हुई है, 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कौन से दो बेसिकली महत्वपूर्ण शब्द इंट्रोड्यूस किए गए, सेकुलर और सोशलिस्ट। इसके अलावा इंटीग्रिटी शब्द को भी ऐड किया गया। ओके, तो ये हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी प्रियम्बल को लेकर। अब यहां पर मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस बताना चाहूंगा, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहां कहां से बोरो किए गए हैं। हमारे संविधान को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि हमने हर चीज कहीं ना कहीं से बोरो की है। सबसे ज्यादा हमारे संविधान के जो फीचर्स हैं वो कहां से आए हैं, पहला सवाल। तो सबसे ज्यादा फीचर हमारे संविधान के आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो आया था ब्रिटिशर इरा में। भारत संविधान के ज्यादातर फीचर यहीं से आए हैं, और इसी को कहा जाता है एक्सोस्केलेटन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पेपर में अगर सवाल आ जाए कि बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो आपने याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें आप देखिएगा कि फेडरल स्कीम जो है, भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, और गवर्नर का जो ऑफिस होगा, जुडिशरी होगी, पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी होगा, इमरजेंसी जो प्रोविजंस है, ठीक है, वो सब हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिए गए हैं। हाँ, लेकिन इमरजेंसी प्रोविजन के दौरान आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड रहेंगे, वो हमने जर्मनी से बोरो किया था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप यहां पर याद रखिएगा कि जो इमरजेंसी प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बोरो किए हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत कुछ भारत के संविधान में बोरो किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा का जो कंसेप्ट है वो हमने
ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेचर प्रोसीजर कि कानून कैसे बनेगा, लोकसभा से बिल पास होगा, राज्यसभा से बिल पास होगा, फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे। ये कंसेप्ट भी, ये आइडिया भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप, भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो आपको पहले इंडियन सिटीजनशिप जो है उससे विड्रॉ करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप। ये हमने कहां से बोरो किया? दैट इज टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट में महत्वपूर्ण लोग जो है वो शामिल रहते हैं। प्रोरोगेटिव रिट्स, आपको पता होगा रिट्स है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। 5 इंपॉर्टेंट रिट्स हैं जिनको आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस, रिट्स ऑफ सर्सरारी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो। तो ये जो रिट्स हैं, ये जो रिट्स का जो कंसेप्ट है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजिज्म, प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म मतलब 2 हाउसेस। तो ये सारी जो चीजें हैं दैट इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। और इनके ऊपर बच्चे डायरेक्ट सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सवाल हमें यहां पर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। फिर हमारे पास आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये कुछ बच्चों के लिए ऐसा हो जाता है कि ये समझ नहीं आता कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है। हमारे संविधान निर्माता डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालकर गए। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? डीपीएसपी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि जब आने वाले समय जब आएगा तो हमारे पास जो नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे, जब भी वो कोई नया कानून बनाए तो वो कुछ बातों को अपने दिमाग में क्लियर रखें। जब भी वो कोई नया कानून बनाए तो कुछ चीजों को अपने दिमाग में क्लियर रखें और उन्हीं के बेसिस पर नए लॉज को एनेक्ट करें। तो दैट इज नोन टू बी, हाँ जी, उन्हीं को हमारे पास क्या कहा गया? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, उन्हीं को हमारे पास डीपीएसपी के नाम से जाना गया। तो ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, आपको पता होगा कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स को, सॉरी 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो ये जो नॉमिनेशन होता है ये 12 मेंबर्स का प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है राज्यसभा में, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये हमारे पास कंसेप्ट कहां से बोरो किया गया? दैट टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, आपको ये भी पता होगा कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं उसके इलेक्शन में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। प्रेसिडेंट का एक लेक्चर हम अलग से कंडक्ट करेंगे जिसमें हम प्रेसिडेंट की पावर्स, उनके फंक्शंस, उनके इलेक्शन मेथड को भी समझेंगे। लेकिन ये मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कहां से लिया गया? दैट इज टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने बहुत कुछ लिया है। फंडामेंटल राइट्स, जो भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है वो है फंडामेंटल राइट्स। तो यूएसए में इन्हें कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। यूएसए में इन्हें क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी के काम में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, दैट द कंसेप्ट इज टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट कोई कानून बनाएगी, उस कानून को ये देखना कि वो सही है या नहीं, जुडिशरी उसको रिव्यू करती है। तो ये कंसेप्ट भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसीजर है दैट इज टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, खास बात, इलेक्शन का प्रोसीजर आयरलैंड से लिया हमने, इलेक्शन का प्रोसीजर आयरलैंड से लिया, इंपीचमेंट का प्रोसीजर जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है प्रेसिडेंट को लेकर। फिर रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और एक और महत्वपूर्ण चीज पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब देखिए वैसे तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां से लिया कंसेप्ट? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास ना तो प्रेसिडेंट का कंसेप्ट है ना वाइस प्रेसिडेंट का कंसेप्ट है, क्योंकि वहां तो किंग और क्वीन होती है। तो हमने ये जो हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट का जो कंसेप्ट है बेसिकली वो कहां से बोरो किया? दैट इज टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ जो फीचर्स मैंने अभी आपके साथ शेयर किए ये वो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनके ऊपर अमूमन हमें सवाल देखने को मिल जाता है। तो मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपके साथ यहां पर डिस्कस किए हैं। तो मुझे लगता है कि यह सब आपको क्लियर हो गए और आपको ये एज इट इज याद रखने हैं कि ये फीचर कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, क्योंकि ये सवाल जनरली पूछा जाता है।
तो मुझे लगता है कि ये सब आपको क्लैरिटी हो गई होगी। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।